नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बजट सत्र 2 चरणों में होता है और दूसरे चरण में इसलिए भी काफ़ी गहमा-गहमी रही क्योंकि वक़्फ संशोधन बिल भी था और उस पर लगभग अंतिम दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में बहस हुई, उसको पारित किया गया, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगी। राहुल गांधी बीच में विदेश यात्रा पर थे और जब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही थी, तो वो सदन से गायब थे और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद गायब थे। बाद में जब विदेश से लौटे और उन्होंने जो पिछले दिनों बहसें हुई थी अलग-अलग विषयों पर, उन पर अपने विचार जाहिर करने के लिए या दूसरे मुद्दों पर लगभग हस्तक्षेप की मुद्रा पर बोलने के लिए स्पीकर से समय मांगा, तो स्पीकर ने उनको बोलने की अनुमति नहीं दी। और उस समय ये बातें भी आई थी कि उनको कोई विशेषाधिकार मिला हुआ नहीं है या वो परिवार विशेष के हैं, इसलिए जब चाहेंगे तब आएँगे और तब बोलेंगे। ऐसा होता नहीं है और होगा भी नहीं। बाद में जब एक टेलीविज़न चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह से ये बात पूछी गई कि नेता प्रतिपक्ष चाहे कोई भी हो, अगर वो किसी विषय पर बोलना चाहता है, तो सदन में उसे बोलने की अनुमति प्रदान करती है चेयर। लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि पिछले 8-10 दिन से वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। तो अमित शाह ने ये जवाब दिया कि उनको कोई स्पेशल इम्यूनिटी नहीं है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से सदन में कभी भी आकर किसी भी विषय पर नहीं बोल सकते हैं। तो जब एंकर ने पूछा, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि अतीत में तो ऐसा होता रहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहे तो बोलने दिया जाए। उन्होंने कहा फिर ये भी देखना होता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन है। और ये जो अमित शाह ने कहा, जाहिर है स्पीकर तक सरकार का ये मैसेज रहा होगा कि इनकी मनमानी ना चलने दी जाए। वो जिस तरीके से सदन का पोजीशन का, नेता प्रतिपक्ष होने का दुरुपयोग करते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से जब मन में आता है बोलते हैं, जितना चाहते हैं उतना बोलते हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं, उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक के ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो असंसदीय है, जो स्वीकृत नहीं है। ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके, सदन के भीतर भी कह चुके कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऑरा बना हुआ था, एक छवि बनी हुई थी, हमने उस छवि को फाड़ करके रख दिया है। तो जाहिर है स्पीकर भी, सरकार भी और सदन को चलाने की जो रणनीति बनाते हैं, वो भी अतिरिक्त सतर्कता, अब होशियारी बरत रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी की जो ये मनमानी है, ये जो अपनी पोजीशन का एक तरीके से मिसयूज करना है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर भी स्थितियां उनके लिए अब असहज होती जा रही है। मैं असहज शब्द का प्रयोग ही कर रहा हूं क्योंकि इससे भी भारी भरकम शब्द का और सटीक शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं, पर उससे अभी बच रहा हूं। बस आपको ये संकेत और संदेश देने के लिए कि राहुल गांधी के लिए अब पार्टी के भीतर भी चीजें उतनी अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी वो और उनका परिवार समझ रहा है।
और इसकी वजह ये है कि अभी दुनिया के अलग अलग देशों में जो 7 डेलीगेशन भेजे गए हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी के 4-5 चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें आनंद शर्मा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री। एक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद हैं। एक और इनके मनमोहन सरकार में मंत्री रहे शशि थरूर हैं। इसके अलावा एक और मंत्री रहे मनीष तिवारी हैं और अमर सिंह हैं। 5 चेहरे कांग्रेस की तरफ से शामिल किए गए हैं। कांग्रेस ने 4 लोगों की सूची भेजी थी, उनमें से केवल आनंद शर्मा को मोदी सरकार ने विदेश जाने वाले डेलीगेशन की सूची में रखा है, बाकी 3 को नहीं रखा है। और ये 3 कौन कौन थे? एक कर्नाटक से राज्यसभा के इनके सदस्य सैयद नासिर हुसैन, जिनके राज्यसभा के नामित होने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे बेंगलुरु में। दूसरे गौरव गोगोई, जिनकी पत्नी पर यह आरोप है कि वो पाकिस्तान के एक एनजीओ से वेतन लेती हैं। गौरव गोगोई पर भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने, असम के चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाए कि वो बिना सरकार को जानकारी दिए पाकिस्तान रह करके आए 15 दिन। और एक राजा वडिंग जो पंजाब से आते हैं, उनका नाम था। इन तीनों का नाम विदेश जाने वाली सूची में सरकार ने नहीं रखा। और जिनको रखा है, इनमें केवल आनंद शर्मा कांग्रेस की सूची में थे, बाकी मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह और शशि थरूर, इन सबको सरकार ने अपने आप सूची में रखा और उनको विदेश भेजा जा रहा है। एक घटना हुई है पिछले दिनों। एस जयशंकर पर राहुल गांधी ने अटैक किया और उनको पाकिस्तान का मुखबिर तक बता दिया। विदेश मंत्री को मुखबिर बता देना और उन पर अटैक करना, उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, और जो एक वातावरण बना हुआ था, जो एक बढ़त मिली थी पाकिस्तान को सबक सिखा करके भारत को, उस बढ़त को खराब करने की कोशिश करना, उससे ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करना, ये राहुल गांधी ने किया है हाल में। और एस जयशंकर पर जिस तरीके से उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, गलत मंशा से आरोप लगाए हैं, उनको मुखबिर तक बता दिया। वो मामला क्या है? मामला ये है कि एस जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि हमने ये मैसेज भेज दिया था पाकिस्तान को कि हमारे निशाने पर आतंकवादी हैं और आतंकवादी ठिकाने हैं, सैन्य बेस या सिविलियंस नहीं है। और यही 6 और 7 मई की रात में भारतीय सेना ने किया था। आतंकवादियों के 9 ठिकाने, जिनमें जैश का, लश्कर का और हिजबुल का हेडक्वार्टर भी था, उनको उड़ा दिया था, ध्वस्त कर दिया था मिसाइल से। राहुल गांधी ने इसको ट्विस्ट किया और राहुल गांधी के साथ उनके प्रवक्ताओं की पूरी टीम ने भी ट्विस्ट किया और एस जयशंकर पर हमले करने शुरू कर दिए, ये कह करके कि एस जयशंकर ने तो हमले से पहले ही, अटैक से पहले ही खुलासा करके और पाकिस्तान को एक तरीके से अभयदान दे दिया कि आतंकवादियों को वहां से हटा दो। जबकि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। मसूद अजहर के परिवार के और रिश्तेदार मिलाकर के 14 मारे गए हैं। और मसूद अजहर भी उसी समय वहां घर पर मौजूद था, एक अलग कमरे में उसकी जान बची और वो वहां से निकल करके भागा। ये सारी सूचनाएं अब छन छन करके आ रही हैं। लेकिन जब विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि एस जयशंकर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी गई, उन्होंने 6-7 तारीख की रात को जो अटैक हुआ था, उसके बाद जो पाकिस्तान को जानकारी दी गई कि हमने इन 9 जगहों पर अटैक किए हैं जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, सैन्य बेस नहीं है, नागरिक ठिकाने नहीं है,
उनका आशय उसी तरफ था। इसके बावजूद राहुल गांधी नहीं माने। सलमान खुर्शीद का बयान आया कि मैं जो विदेश मंत्रालय ने कहा है उससे सहमत हूं। पी चिदम्बरम का बयान आ गया कि हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। जो विदेश मंत्रालय ने एस जयशंकर के बयान को लेकर के कहा है, इसमें अब हमें किसी तरह की टिप्पणी देने की कोई जरूरत ही नहीं है। शशि थरूर इनके विरोध के बावजूद एक डेलीगेशन के नेता बनकर के गए हैं, जो अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में भारत का पक्ष रखेगा इस पूरे प्रकरण पर। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि शशि थरूर को इस डेलीगेशन के साथ भेजा जाए, या जो दूसरे नाम मोदी सरकार ने चुने हैं उनको भी ले जाया जाए। वो चाहते थे कि जो 4 नाम राहुल गांधी ने लिस्ट में भिजवाए हैं उन्हीं को विदेश ले जाया जाए, जबकि मोदी सरकार ने इनमें से कम 2 गौरव गोगोई और सैयद नासिर हुसैन, जिन्होंने वक्फ पर राज्यसभा में सबसे लंबा भाषण दिया था और विवादित भाषण दिया था, उनको पाकिस्तान के खिलाफ जो डेलीगेशन जा रहे हैं उसमें शामिल ना करने का फैसला लिया। यानी जिनकी निष्ठा संदिग्ध है और जो पाकिस्तान परस्त हैं या पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ऐसे लोगों को डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया। अब स्थिति ये है कि जो 5 लोग डेलीगेशन में गए हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की अनिच्छा के बावजूद गए हैं। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद, अमर सिंह और शशि थरूर, 5 लोग गए हैं और शशि थरूर डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। शशि थरूर के खिलाफ ये परिवार अचानक क्यों हो गया है? क्योंकि शशि थरूर सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। वो पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की प्रशंसा कर चुके हैं, मुक्त कंठ से कर चुके हैं। अभी जो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर चुके हैं। जो डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान का भंडाफोड़ करने के लिए, वो इसका समर्थन कर चुके हैं। और जब उनको किरण रिजिजू ने फोन किया और बताया कि आपको एक डेलीगेशन का नेतृत्व करना है, तो उन्होंने इसे कहा कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझे देश का नेतृत्व करने का, डेलीगेशन का नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। शशि थरूर को पसंद ना करने के पीछे एक और वजह है। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था और सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को यह मैसेज देना पड़ा था अपनी सारी पीसीसी को कि खड़गे को जिताना है और शशि थरूर को हराना है। शशि थरूर उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी के मना करने के बावजूद उनकी पार्टी के 5 मेंबर इस डेलीगेशन के साथ गए हैं, तो ये एक तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के भीतर अघोषित बगावत है, विद्रोह है, और इससे उनकी नींद हराम होनी चाहिए। वो जिस तरीके से पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए कई बार वो तूम तड़ाक पर और गाली गलौज की भाषा पर उतर आते हैं, जिस तरह के वो भाषण दे रहे हैं, और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिवार को स्पेयर करने से मना कर दिया। नेशनल हेरल्ड केस में मां बेटा के खिलाफ चार्जशीट पेश हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के मुख्य प्रधानमंत्री रहते
और अमित शाह के गृह मंत्री रहते, दोनों से राहुल गांधी से ईडी ने समन भेज करके बुला करके 5 दौर का इंट्रोगेशन किया था और सोनिया गांधी से 3 दौर का इंट्रोगेशन किया था। इनके जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा को भी अभी हाल में फिर से सिकोहोपुर वाली जमीन को लेकर के, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नामित हैं, फिर से पूछताछ की है, इंट्रोगेशन किया है। इसलिए इनको लगता है कि अगर ऐसा खानदान जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, फिर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री, और ये परिवार, ये खानदान राज्यपालों की नियुक्तियां करता था, राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति कौन होगा ये तय करता था, केंद्र में मंत्री कौन हो, प्रधानमंत्री कौन हो ये तय करता था, राज्यों में मुख्यमंत्री कौन हो और मंत्री कौन हो ये तय करता था। सारे फैसले 10 जनपद से होते थे। उस 10 जनपद की आज हालत ये हो गई है कि उनकी एसपीजी काफी समय पहले छिन चुकी, जो एक इम्यूनिटी मिली हुई थी, विशेषाधिकार मिला हुआ था हवाई अड्डे पर उनको जहाज तक जाने का और बिना किसी खास सिक्योरिटी के अंदर जाने देने का, वो सब खत्म हो चुकी है। तो इनको लगता है कि, और लगातार हार हो रही है, 3 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ी और तीनों में हारी है, बुरी तरह हारी है। 90 से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में हार चुकी है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के इस चमत्कारिक करिश्माई नेतृत्व की वजह से, लोकप्रियता की वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा है इस देश का नेतृत्व करने का, और कांग्रेस पार्टी भी लगातार रसातल में जा रही है। इसलिए उनको लगता है कि चाहे राष्ट्रीय मुद्दे ही क्यों ना हो, सेनाओं का पराक्रम, कौशल और सफलता ही क्यों ना हो, जब भी मौका लगे तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दो, उनकी छवि खराब करने का कोई मौका मत छोड़ो। लेकिन इनकी पार्टी के नेता इनसे ज्यादा समझदार हैं और संतुलन साधना जानते हैं। वैसे तो जब गुलाम नबी आजाद को पार्टी छोड़नी पड़ी थी, और कपिल सिब्बल को भी, तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी। उनका कहना था कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व यानी 10 जनपद परिवार आसानी से बड़े नेताओं से मिलते नहीं हैं, उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सहज उपलब्ध नहीं है। और गुलाम नबी आजाद ने तो 7 पेज की चिट्ठी लिखी थी, उसमें गंभीर आरोप लगाए थे राहुल गांधी पर, एरोगेंस, तमाम दूसरी चीजों के। बहरहाल जो ये नया प्रकरण हुआ है, ऐसा लगता है कि एक बार फिर जो इस समय टॉप के लीडर, अगर ये परिवार उनको टॉप का लीडर मानता है, तो अब वो भी राहुल गांधी और 10 जनपद की सुन नहीं रहा है, और ये इनके लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।